अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 18 में आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स, उसके नकाइस। जो पहला डिफेक्ट बेटे हम पढ़ेंगे वो है अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कि अभी तक हमने स्पेक्ट्रम जितनी भी डील की है अकॉर्डिंग टू बोहर वो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ी है। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हमें स्पेक्ट्रम का आइडिया बोहर ने दिया था ना, वो सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए था जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उन्हीं आइंस के लिए था जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए होगा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका मतलब कि बोहर ने हमें जो स्पेक्ट्रम का आइडिया दिया वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, यानी कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमने स्पेक्ट्रम पढ़नी हो तो वो बोहर ने हमें आइडिया नहीं दिया। ये पहला डिफेक्ट कि बोहर एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जो बोहर ने स्पेक्ट्रम का आइडिया दिया वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। और इसका डिफेक्ट क्या है फिर, इट फेल्स टू एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, के एक से ज्यादा, मल्टी मीन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन, एक, बोहर ने सक्सेसफुली इसको एक्सप्लेन किया। हीलियम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी कितने रह गए, एक, इसको भी बोहर ने एक्सप्लेन किया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम तीन इलेक्ट्रॉन्स, टू पॉजिटिव चार्ज, दो निकल गए, बाकी कितने रह गए, एक। इसका मतलब ये मैंने ऐसी स्पीशीज लिखी हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इनके स्पेक्ट्रम को बोहर ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। डिफेक्ट क्या है, हीलियम हो गई दो इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम आइन है, यहां पे हीलियम है, हीलियम दो इलेक्ट्रॉन, लिथियम तीन इलेक्ट्रॉन, इनके स्पेक्ट्रम को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हमारे पास पहला डिफेक्ट हो गया कि बोहर ने सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन किया और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया। नेक्स्ट, दूसरी इसकी डिफेक्ट कि जब हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हमने हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा, तो हमें इस तरह की स्पेक्ट्रम हासिल हुई जिसमें हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो हासिल हुई। इसी तरह से हासिल हुई थी ना ये, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम हमें हासिल हुई। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जब हमने इसको स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए देखा तो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हासिल हुई, ये बोहर ने हमें एक्सप्लेन कर दिया। अब कौन सी चीज इसने एक्सप्लेन नहीं की, बाद में बेटे जो डिस्कवरी हुई ना, उन्होंने देखा कि ये जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है ना, ये भी आगे मजीद छोटी छोटी लाइनों में कन्वर्ट हो जाती है। जिस तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी, एक ब्लू लाइट निकली थी, उसको हमने प्रिज्म में से देखा, स्पेक्ट्रोमीटर में से देखा, ये स्पेक्ट्रम हासिल हुई, डिफरेंट लाइनें आगे हासिल हुई जिसको हमने नेम दिया था स्पेक्ट्रल लाइंस का। अब साइंटिस्ट ने कहा कि ये स्पेक्ट्रल लाइन मजीद आगे छोटी छोटी लाइंस में कन्वर्ट होती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर। अब किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये स्पेक्ट्रल लाइन मजीद फर्दर डिवाइड होती हैं सेवरल लाइंस में, मुख्तलिफ छोटी छोटी लाइनों में आगे डिवाइड होती हैं, इनको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बामर सीरीज में अल्फा लाइन देखें, अल्फा लाइन के पहली लाइन, बामर सीरीज के दूसरे ऑर्बिट में जब आना है इलेक्ट्रॉन ने, कहीं से भी दूसरे ऑर्बिट में आए, ठीक है, तो हाइड्रोजन अल्फा वाली लाइन कौन सी होगी, अगर तीसरे से दूसरे में आए वो होगी हाइड्रोजन अल्फा वाली लाइन, तीसरे से दूसरे में आए तो हाइड्रोजन अल्फा वाली लाइन। तो बामर सीरीज में जो एक लाइन थी हाइड्रोजन अल्फा वाली लाइन, जब हमने उसको स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए देखा तो वो एक लाइन भी मजीद आगे पांच कंपोनेंट में, इस तरह एक लाइन को देखा तो वो मजीद आगे पांच कंपोनेंट में डिवाइड हुई थी। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा फाइन स्ट्रक्चर, कि मुकम्मल स्ट्रक्चर अब बनता है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो इस बिहेवियर को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट जो इसका तीसरा डिफेक्ट है हमारे पास
कि बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, ये बोहर ने कहा था। अब इसका डिफेक्ट क्या है कि बाद में साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी की ना, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक ही तरह मूव नहीं करता, ये इस तरह भी मूव कर सकता है, ये इस तरह भी मूव कर सकता है, ठीक है, ये इस तरह भी मूव कर सकता है, इस तरह सर्कल में तो मूव करेगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉन 3D मैनर में मूव करते हैं, यानी कि इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी हो सकते हैं, 3D मैनर में मूव करते हैं। इस बिहेवियर को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। बोहर ने सिंपली ये बताया था कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। अब इस 3D बिहेवियर को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया। ये हमारे पास हो गई इसकी तीसरी डिफेक्ट। चौथा डिफेक्ट सेम इसी के बारे में है कि जो हमने आगे एक स्पेक्ट्रल लाइन को मजीद आगे सेवरल लाइन में डिवाइड किया है ना, ये चौथा इफेक्ट उसी के बारे में, ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन यहां पे मैं नहीं लिखूंगा, मैं डेफिनेशन बोलूंगा सिर्फ। ज़ीमैन इफेक्ट क्या है? ज़ीमैन इफेक्ट ये है कि जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जब हमने इन स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस मजीद आगे डिवाइड हो गई फर्दर सेवरल लाइंस में। इस इफेक्ट को हम कहते हैं जी इफेक्ट। दोबारा सुन लो कि स्पेक्ट्रल लाइंस को, यहां पे लिखता हूं, स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको हमने किस में रखा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा। मैग्नेटिक फील्ड में जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को रखा तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस मजीद आगे डिवाइड हो गई इनटू सेवरल लाइंस, आगे बहुत सी लाइंस में डिवाइड हो गई। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, कि जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डिवाइड हो जाती हैं सेवरल लाइंस में। इस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन चौथे पॉइंट का। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो इफेक्ट है दैट इज स्टार्क इफेक्ट। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, कि जब हम इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस डिवाइड हो जाती हैं सेवरल लाइंस में। इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट, स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जो लाइंस हासिल हुई उस इफेक्ट को ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। इन दोनों इफेक्ट को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हमारे पास थे टोटल 4 डिफेक्ट बोहर एटॉमिक मॉडल के। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ये अलहदा से क्वेश्चन है। वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर आपको पता है, मैटर किसे कहते हैं? एवरीथिंग विच हैव्स मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब हमारा क्वेश्चन है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ये दो अलहदा से नेचर्स हैं, वेव नेचर और है, पार्टिकल नेचर और है। तो क्वेश्चन के नेम से वाज़ह हो रहा है कि इसमें हमने ये पढ़ना है कि मैटर की दो नेचर्स हैं, एक वेव नेचर भी है, दूसरी उसकी पार्टिकल नेचर भी है। तो इस क्वेश्चन को फिर आप ड्यूल नेचर का नेम भी दे सकते हो, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर मतलब दो नेचर रखने वाला पार्टिकल या दो नेचर रखने वाला मैटर। तो क्वेश्चन है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। हमने ये बताना है कि मैटर जो है वो दो नेचर रखता है, दो खसूसियात रखता है, वेव वाली भी और पार्टिकल वाली भी खसूसियात रखता है। तो इस नेचर को सबसे पहले एक्सप्लेन किया 1924 में एक साइंटिस्ट था लुइस डी ब्रॉगली। उसने सबसे पहले इस आइडिया को डिस्कवर किया।
डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी जो मूविंग मैटर है, कोई भी मैटर जो हरकत में है, मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो प्रोटॉन हो सकते हैं, वो न्यूट्रॉन हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो बिहेव करेगा वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। ऑल मैटर पार्टिकल्स इन मोशन बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। कोई भी जो मैटर है जो मोशन में है वो बिहेव करेगा वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी। इसे हम क्या कहते हैं? वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी का नेम देते हैं। ये डी ब्रॉगली ने कहा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी, तो आप कहोगे कि ऑल मैटर इन मोशन बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, कि कोई भी मैटर जो मोशन में है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी। तो डी ब्रॉगली ने हमें इसके लिए जो फॉर्मूला दिया वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। जी, इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कब कोई मैटर पार्टिकल के तौर पे एक्ट करता है, कब कोई मैटर जो है वो वेव के तौर पे एक्ट करता है। तो जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है, मूव करता है, वो बिहेव करता है एज अ वेव, और जब किसी चीज़ के साथ जाके कोलाइड करता है वो बिहेव करता है एज अ पार्टिकल। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। कैथोड रेज आपने पढ़ा हुआ था। कैथोड रेज के रेडिएशन है, वेव है। डिस्चार्ज ट्यूब में जब ये बनती थी आपने इनके रास्ते में एक छोटा सा व्हील रखा था, इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था आपने। जब ये इसके साथ इसने कोलाइड किया तो ये घूमने लग गया। इसका मतलब कि ये कोलिजन किसकी प्रॉपर्टी है? ये तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब फिर कोई भी मैटर जब मूव करता है, जब तक ये मूव करती थी ये थी वेव, जब इसने कोलाइड किया ये बन गई पार्टिकल। तो इसका मतलब कोई भी मैटर जो है वो वेव की तरह भी एक्ट कर सकता है और पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है। डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला क्या दिया था? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब हम प्रूव करते हैं। प्रूव दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स। प्लैंक्स इसने हमें एक इक्वेशन दी थी ई इज इक्वल टू एच वी। आइंस्टाइन ने भी हमें इक्वेशन दी थी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। दोनों ही एनर्जी हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एम सी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया? एच वी के इक्वल। दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहां पे ये जो v है ये बेसिकली न्यू है, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हो। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v क्या है? इसको हम याद करते हैं c से, यानी कि स्पीड। फ्रीक्वेंसी इसको हम याद करते हैं न्यू से, न्यू लेमडा। न्यू की वैल्यू निकालो, यानी कि इस v की वैल्यू निकालो, किसके इक्वल आया? c ओवर लेमडा। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, न्यू की जगह c ओवर लेमडा। ये भी c है, यहाँ पे c स्क्वायर है, c के साथ ये स्क्वायर कट हो गया। लेमडा की वैल्यू निकालनी है हमने। लेमडा जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। लेमडा एम सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। लेमडा किसके इक्वल आ गया? एच ओवर एम सी। सी क्या है? सी बेसिकली v ही था, वेलोसिटी ही थी। यहाँ पे आप c की जगह v भी पुट कर सकते हो। ये आ गया हमने जो प्रूव करना था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एम वी क्या है? एम वी मोमेंटम है, तो आप एम वी की जगह p भी लिख सकते हो। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा वेवलेंथ है। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोमेंटम के। मोमेंटम ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के किसी शेल में मूव कर रहा है। उस इलेक्ट्रॉन की जो मैस है उस इलेक्ट्रॉन का दैट इज 9.108 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -31। बहुत छोटा मैस है। उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकंड। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 34 जूल सेकंड। ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने वैल्यू पुट की जो हाइड्रोजन के एटम में मौजूद है। आंसर क्या आया? 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -9 मीटर। ये आंसर आया। 10 रेज टू -9 किसके इक्वल होता है? नैनोमीटर के इक्वल। ठीक है। तो ये हो गया बेटे लैम्डा। हमने वेवलेंथ फाइंड आउट की, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट की। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसका मैस बहुत कम था।
अब हम एक बड़ा मैस लेते हैं, एक ऐसी चीज़ लेते हैं जिसका मैस बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमने मैस ले लिया 10⁻³ किलोग्राम, ये तो -31 बहुत कम था ना, तो 10⁻³ मतलब इससे बहुत ज़्यादा मैस है। तो जब हमने मैस ज़्यादा होगा, हम किसी बड़े मैस वाले को मूव करवाएंगे तो उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली कम होगी। तो अगर मैस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम। फॉर एग्जाम्पल हमने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो रह गई। जब इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 6.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू क्या आई थी? 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9, यहाँ पे -30। इसका मतलब कि जैसे जैसे मैस बढ़ाया हमने, वेवलेंथ क्या होती गई? कम होती गई। ये फॉर्मूला था ना, मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जितना मैस बढ़ेगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, जितना मैस कम होगा वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था, मैस इलेक्ट्रॉन का बहुत कम, वेवलेंथ ज़्यादा। मैस ज़्यादा किया, वेवलेंथ कम आई, -30 आई। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब आप किसी बड़ी चीज़ की वेवलेंथ मेजर करते हो, बड़ी चीज़ कोई भी बड़े मैस वाली चीज़ जो वेव की तरह एक्ट करती है ना, तो उसकी वेवलेंथ बहुत थोड़ी आती है, जिसको मेजर करना मुश्किल होता है। तो ये था बेटे हमारे पास क्वेश्चन, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। बेटे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। कि हमने ये बात की थी कि मैटर जो है वो वेव की तरह भी एक्ट कर सकता है, पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब हमने ये प्रूव करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अगर हम ये साबित कर देंगे ना कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी एक्ट करता है, इसका मतलब हम ये प्रूव कर देंगे वेव नेचर ड्यूअलिटी, यानी कि ये प्रूव कर देंगे कि कोई भी मैटर फिर वो वेव की तरह भी एक्ट कर सकता है, पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकता है। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? कि कोई भी मैटर पार्टिकल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और वेव के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। तो हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक पार्टिकल है, और हमने प्रूव करना है कि वो वेव भी है। ये प्रूव हो जाएगा ड्यूल नेचर। 1927 में अमेरिकन साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए। इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होते हैं आपको पता है कि जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, जो टंगस्टन फिलामेंट है उसको आप हीट करते हो, वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो इन्होंने हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से प्रोड्यूस किए इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन को आपने मूव करवाना है, इन इलेक्ट्रॉन को आपने मूव करवाना है। जब इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया, मूव करवाया, किसकी मदद से? चार्ज प्लेट्स की मदद से। जिस तरह आपने पहले चैप्टर में मैस स्पेक्ट्रोमीटरी नहीं पढ़ी थी, वहां पे आपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया था या चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया था आगे की जानब चार्ज प्लेट की मदद से। तो यहाँ पे भी इन इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट करवाना है, मूव करवाना है, किसकी मदद से? चार्ज पार्टिकल की मदद से। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए, मतलब हरकत में आ गए, मोशन में आ गए, तो ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर जब स्टडी की गई तो हमने देखा कि हम इनको डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनकी डाइफ्रैक्शन हो जाती है, बेंड हो जाती हैं ये। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये तो वेव की प्रॉपर्टी है। अब डाइफ्रैक्शन कैसे स्टडी की? निकल क्रिस्टल की मदद से। कि निकल क्रिस्टल को यूज करते हुए इन्होंने डाइफ्रैक्शन पढ़ी, किसकी? इन इलेक्ट्रॉन की। और डाइफ्रैक्शन किसकी होती है? वेव की। इलेक्ट्रॉन क्या थे? पार्टिकल्स थे, सब एटॉमिक पार्टिकल। और इन्होंने किसकी तरह बिहेव किया? वेव की तरह भी बिहेव किया। तो ये पहले साइंटिस्ट थे डेविसन और जर्मर, जिन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, साथ ये वेव की तरह भी एक्ट करता है। और इस एक्ट पर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, अवार्डेड नोबेल प्राइज।
फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर।